Hello, welcome to all of you in this session of Indian history. आज हम पढ़ेंगे 1857 रिवॉल्ट, दैट इज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. जब हम इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पढ़ते हैं तो ये पीरियड 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है. एक मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज एंड गांजियन फेज. Moderate phase, extremist phase and Ghanaian phase. Extremist phase and Ghanaian phase. मगर इन तीन फेज से पहले 1857 रिवॉल्ट बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि बहुत से हिस्टोरियंस का मानना है 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इसलिए इसकी बहुत अहमियत है और फ्रीडम स्ट्रगल से पहले ये बहुत ज़रूरी पढ़ना है. अगर हम 1857 रिवॉल्ट की बात करेंगे तो ये 1857 में मीरठ में 10 मई को शुरू हुआ. उसको सपॉय मुटनी भी कहते हैं. The Indian Rebellion of 1857 began in Meerut on May 10th, 1857. कैसे शुरू हुआ ये? Triggered by discontent among Indian sepoys over the Enfield rifle outrages. बहुत से वजूहात है इसकी, मगर जो इमीडिएट इसका रीज़न था, कॉज था, वो था डिसकंटेंट अमॉन्ग इंडियन सिपाहीज ओवर द एनफील्ड राइफल कॉटरेजेस. हुआ क्या था, जहां मेरठ में इंडियन रेजिमेंट्स के सिपाहीज डिप्लॉय थे, उन्होंने उस वक्त रिवॉल्ट अपने ब्रिटिश ऑफिसरों के खिलाफ शुरू की जब उनको ये बताया गया कि एनफील्ड राइफल कैटरेजेस जो उनको मुंह से काटना पड़ता था, फिर गन में लोड करना पड़ता. जो हिंदू सोल्जर्स थे उनको बताया गया कि इसमें गाय का चर्बी है, और हम जानते हैं गाय हिंदू की मुकद्दस जानवर है, और मुसलमानों से ये कहा गया कि इसमें पिग यानी सोर का चर्बी है, और मुसलमानों के लिए सोर एक हराम जानवर है. इस तरह दोनों कम्युनिटीज़ में एक बेचैनी, डिसकंटिनेंट और नफरत पैदा की गई, और इन सिपाही ने 10 मई 1857 को मेरठ में इंग्लिश ऑफिसर्स के खिलाफ गोली चलाई. इस इंसिडेंट की खबर बागी स्टेट्स में पहुंची. वहाँ भी रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश स्टार्ट हुआ. अब देखते हैं ये कहाँ से कहाँ तक चला. अगर हम इस स्प्रेड की बात करेंगे, हिंदुस्तान में किस किस शहर में ये इसका ज़्यादा असर रहा. इट स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया, इन्वॉल्व्ड वेरियस रीजन्स लाइक दिल्ली, कानपुर, लखनऊ एंड झांसी. ज़्यादातर नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में इसने स्टेट्स को इन्वॉल्व किया, जैसे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ एंड झांसी. अगर हम काजेस की बात करेंगे, काजेस ऑफ रिवॉल्ट क्या थे? बहुत से काजेस थे. इकोनॉमिक काजेस थे, पॉलिटिकल काजेस थे, रिलीजियस काजेस थे, मिलिट्री काजेस थे, बहुत से काजेस थे इसके. अगर हम इकोनॉमिक काजेस की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि लो वेजेस एंड पोर वर्किंग कंडीशंस फॉर इंडियन सिपाहीज. पहला जो काज था इकोनॉमिक काज, जो इंडियन सिपाहीज थे उनको कम तनख्वाह और उनको जो रहने की जगह थी उनकी हालत बहुत ख़राब थी, उनकी हालत सही नहीं थी. जबकि जो ब्रिटिश थे उनकी हालत बहुत अच्छी थी, उनको बहुत वेजेस अच्छे मिलते थे. जो इंडियन सिपाहीज थे दे वेर working on low wages and their conditions were not good.
as compared to British sepoys who were getting handsome wages and decent working conditions. अगर हम दूसरा कॉज देखेंगे यहाँ, heavy taxation and land revenue policies burdened peasants and landlords. क्या हुआ था, लोगों को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, जिससे जमींदार और किसान बहुत तंग आ गए थे. Economic exploitation by the British East India Company led to widespread poverty. देखो, तरह तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी जो थी, उन्होंने लोगों को लूटा. नए नए पॉलिसीज से लोगों के प्रोडक्ट्स और ज़मीन को हड़प किया गया था, जिससे बहुत गरीबी पैदा हो गई थी. लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियंस अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल फ्यूल्ड डिसकंटेंट. हिंदुस्तानी लोगों को बहुत कम इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज़ करने का हक था, जिसकी वजह से लोगों में बेचैनी और नफरत पैदा हो गई थी. ये थे कुछ इकोनॉमिक कॉजेस. अब हम देखते हैं पॉलिटिकल कॉजेस. क्या थे पॉलिटिकल कॉजेस? पहला जो पॉलिटिकल कॉज था, एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस एंगर्ड लोकल रूलर्स. इंडियन स्टेट्स पर उन पॉलिसीज और प्लान से कब्जा करना जिनको इंडियंस को मंजूर नहीं थे. जो पॉलिसीज और प्लान्स इंडियन रूलर्स को मंजूर नहीं थे, जैसे एक पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस. डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस, जिससे जो लोकल रूलर्स थे उनमें बहुत नफरत पैदा हो गई थी. ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस क्या था? क्या थी ये पॉलिसी? The doctrine of Lapis was introduced by Lord Dalhousie. Lord Dalhousie. According to this doctrine, if any Indian ruler dies without leaving a male heir, his kingdom would automatically pass over to British. अगर किसी रूलर को, इंडियन रूलर को लड़का पैदा या उसका कोई सन, अपना सन नहीं होगा, तो जो उसकी जो स्टेट है वो किसके पास चली जाएगी? ब्रिटिश के पास चली जाएगी. ब्रिटिश उसके मालिक बन जाते थे. ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस. और इस डॉक्ट्रिन ऑफ लेपस को किसने अबैंडन किया? लॉर्ड कैनिंग ने. लॉर्ड कैनिंग ने. किसने किया? डलहौजी ने. और अबैंडन किसने किया? कैनिंग ने. और दूसरा कॉज क्या था? पॉलिटिकल कॉज, सेपरेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड ऑटोनॉमी बाय ब्रिटिश अथॉरिटीज. हिंदुस्तानी सियासतदानों की अहमियत बहुत कम थी. उनकी बातों पर गौर नहीं किया जाता था, बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज ऐसी थी जो उनको दबाने पर थे और उनको बहाने पर जेल जाना पड़ता था. तीसरा कॉज जो था, ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन लोकल गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन अंडरमाइंड इंडियन सॉवरेनिटी. जो हिंदुस्तानी रियासतों को अपनी गवर्नमेंट थी, उनकी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरफेरेंस करती थी. ये भी एक कॉज था, पॉलिटिकल कॉज, जिससे 1857 रिवॉल्ट शुरू हुआ. ब्रिटिश डिसरिगार्ड फॉर इंडियन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस फोस्टर्ड रिसेंटमेंट एंड रिबेलियन. जो हिंदुस्तानी कस्टम्स थे, ट्रेडिशनल एंड कस्टमरी लॉज थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनको मंजूर नहीं करती थी, जिसकी वजह से यहाँ के हर एक तबके में ब्रिटिश के खिलाफ नफरत पैदा हो गई थी. अब देखते हैं मिलिट्री कॉजेस क्या थे. पहला जो मिलिट्री कॉजेस बताया जाता है हिस्टोरियंस थ्रू,
Introduction of the Enfield rifle with cartridges greased with animal fat. पहले ही डिस्कस किया है, ये इंडियन सिपाहीज में कॉर्टरेजेस दी गई थी और मुस्लिम इंडियन सिपाहीज जो थे उनको बोला इसमें सूअर का चर्बी है, और हिंदू सिपाहीज को बोला गया इसमें गाय का चर्बी है, जिससे दोनों कम्युनिटीज हिंदू और मुसलमान के जो सिपाहीज थे उनमें ब्रिटिश के खिलाफ नफरत पैदा हो गई थी। दूसरा कॉज, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड अथॉरिटीज। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो इंडियन सिपाहीज के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। लैक ऑफ प्रमोशन एंड रिकॉग्निशन फॉर इंडियन सोल्जर्स विद इन ब्रिटिश मिलिट्री। इंडियन सिपाहीज को प्रमोशन नहीं मिलती थी और इनके काम को कोई अहमियत नहीं थी, उस काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। Military grievances compounded by cultural and racial insensitivity from British officials. सिर्फ इंडियन सिपाहीज के वेजेस कम और उनको प्रमोशन ही नहीं मिलती थी, बल्कि उनको इनके कल्चर और रेस के बिना पर ब्रिटिश ऑफिसर्स तरह तरह से ताने और कम नजर से देखते थे। ये थे मिलिट्री कॉजेस। आप देखते हैं सोशल कॉजेस क्या थे। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल हायरार्की परपेचुएटेड बाय ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज। ब्रिटिश के पॉलिसीज कास्ट के बिना पर लोगों को राइट्स देती थी। ब्रिटिश के पॉलिसीज कास्ट के बिना पर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, the Indian people were given rights, और ब्रिटिश ने यहाँ की जो कास्ट हायरार्की थी उसको तरजीह देकर लोगों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स ड्यू टू ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज। जो लोगों को कास्ट और क्लास की बिना पर नौकरियां और रिसोर्सेस मिले तो उससे सोशल डिवाइड हुए। सोशल डिवाइड का मतलब पीपल गॉट सेपरेटेड एक्चुअली एंड सोशली एंड फाउंड देमसेल्व्स इन सेपरेट ग्रुप्स। उनको एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को सेपरेट किया गया। उनको बताया गया कि आपके जो राइट्स हैं, एक ग्रुप के राइट्स दूसरे ग्रुप से नहीं मिलते हैं, जो एक ग्रुप को राइट्स मिलने हैं वो दूसरे ग्रुप को नहीं मिलेंगे। इस तरह सोशल डिवाइड क्रिएट किया गया। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज वाइडेनिंग सोशल डिवाइड्स बिटवीन इंडियन कम्युनिटीज। Suppression of Indian cultural and religious practices by British authorities bred resentment. ब्रिटिश ने यहाँ के जो कल्चर और बिलीफ सिस्टम, रिलीजन जैसे था, उसको कमज़ोर करने की बहुत कोशिशें की, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में अंदर ही अंदर से नफरतें पैदा हो गई थी। ये थे सोशल कॉजेज। अब देखते हैं रिलीजियस कॉजेस क्या थे। फर्स्ट रिलीजियस कॉज वाज fear of British attempts to convert Indians to Christianity through missionary activities. यहाँ ब्रिटिश के मिशनरी एक्टिविटीज से बहुत सारे इंडियंस को क्रिश्चियंस बना दिया गया, और इस रिलीजियस पॉलिसीज, रिलीजियस थ्रेट, रिलीजियस कन्वर्जन ने हिंदुस्तानियों में नफरत पैदा की। किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश मिशनरी के खिलाफ। Desecration of religious sites and practices by British officials. ब्रिटिश ने यहाँ की जो कुछ रिलीजियस साइट्स थी उनको डिमोलिश किया और करने की भी और कोशिश किए, और कुछ प्रैक्टिसेस पर पाबंदी लगा दी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर पाबंदी लगा दी ब्रिटिश ने यहाँ, जिससे लोगों में बहुत नफरत पैदा हो गई थी इनके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ।
British policies undermining traditional religious institutions and beliefs. हिंदुस्तान के जो बिलीफ सिस्टम थे, जो ट्रेडिशंस थे, उनमें ब्रिटिश ने अपनी पॉलिसी से बहुत इंटरफेरेंस किया, जिससे यहाँ के लोग, यहाँ के रूलर्स, यहाँ के प्रीस्ट्स, यहाँ के पुजारी, हर एक मुसलमान हो या हिंदू हो, हर एक तबका उनके खिलाफ भड़क उठा. Perception of British rule as a threat to religious identity and autonomy fueled rebellion. इन चीज़ों को देखकर लोगों में एक नजरिया पैदा हो गया था कि ब्रिटिश रूल हमारे लिए खतरा है. Causes of failure. Causes of failure. ये माना जाता है अगर 1857 का जो रिवॉल्ट था, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, लेकिन फिर यहाँ के लोगों को ब्रिटिश के सामने सरेंडर करना पड़ा और रिवॉल्ट को ब्रिटिश ने सप्रेस किया. काजेस क्या थे नाकामी के? पहला जो काज था वो था लैक ऑफ यूनिफाइड लीडरशिप. एब्सेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप वीकनेड कोऑर्डिनेशन एंड स्ट्रेटजी. लोग हर एक जगह अलग अलग तरह से ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं थी और एक कामयाबी के लिए प्लानिंग या स्ट्रेटजी ज़रूरी होनी चाहिए. उनमें वो नहीं थी, न प्लानिंग थी न कोई स्ट्रेटजी थी. डिफरेंट लीडर्स परस्यूड इंडिविजुअल एजेंडास लीडिंग टू डिसऑर्गेनाइजेशन. हर एक लीडर को अपना एक अलग सा एजेंडा था, जिससे कोऑर्डिनेशन नहीं हो सका और डिसऑर्गेनाइजेशन पैदा हो गई लोगों में, रूलर्स में. और क्या कॉज था? मेन कॉज सुपीरियर ब्रिटिश मिलिट्री स्ट्रेंथ. ब्रिटिश possessed advanced weaponry, superior training and disciplined forces. ब्रिटिश के जो फौजी थे उनके पास एडवांस्ड वेपन्स थे, सुपीरियर ट्रेनिंग थी और एक स्ट्रेटजी के तहत काम करते थे, लेकिन हिंदुस्तानियों के पास ये चीज़ नहीं थे. ब्रिटिश मिलिट्री reinforcements from Britain bolstered their strength. bolstered means मजबूत करना, इजाफा करना. ब्रिटिश के जो फौजी थे उनको ब्रिटिश के सरकार और लोगों दोनों से मदद हो रही थी, जिससे उनके ताकत में और इजाफा हो गया था. Internal divisions among rebel. Differences in ideologies, interests, and regional aspirations fragmented the rebellion. हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में अलग अलग के लोग रहते थे, उनके अलग अलग ये इंटरेस्ट्स थे, अलग अलग सोच था और रीजनल एस्पिरेशंस थी. यानी एक रीजन के लोगों को सिर्फ अपनी रीजन की फिक्र थी, बाकियों की नहीं. उसको हम कहते हैं रीजनल एस्पिरेशन. लैक ऑफ यूनिटी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स अंडरमाइनेड द इफेक्टिवनेस ऑफ रेजिस्टेंस. जो भी रिबेल ग्रुप्स थे ब्रिटिश के खिलाफ, उनमें यूनिटी नहीं थी और ब्रिटिश ने एक एक को हरा दिया. अगर उनमें यूनिटी होती तो ब्रिटिश के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट. Limited support from other countries or powers weakened the rebels' position. हिंदुस्तानी रिबेल ग्रुप्स को बाकी मुल्कों से सपोर्ट नहीं मिला, बल्कि ब्रिटिश के जो एलाइज थे उन्होंने ब्रिटिश को भरपूर मदद किया. आइसोलेशन ऑन द इंटरनेशनल स्टेज डिप्रूव्ड रिपेल्स ऑफ पोटेंशियल एलाइज और रिसोर्सेज. जो इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन रिबेलियन को आइसोलेट किया गया, तो जो उनको ताकत और रिसोर्सेज चाहे उनमें कमी आए. जब
इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन रिबेलियन को आइसोलेट किया गया तो उनको उनकी ताकत और रिसोर्सेस में बहुत कमी आई। इन तमाम वजूहत की बिना पर 1857 रिवॉल्ट फेल हुआ। एंड अगर हम एंड की बात करेंगे, एंड ऑफिशियली 1857 रिवॉल्ट का एंड कैसा हुआ? रिबेलियन ग्रेजुअली लॉस्ट मोमेंटम बाय मिड 1858। अगर हम ख़त्म की बात करें 1857 रिवॉल्ट की, तो मिड 1858 में इसकी रेजिस्टेंस या ताकत ख़त्म होने वाली थी। और जब ब्रिटिश ने ग्वालियर पर जून 1858 पर कब्जा किया तो उसका एंड इसी के साथ हो गया। फॉर्मल एंड मार्क्ड बाय ब्रिटिश रिकैप्चर ऑफ ग्वालियर इन जून 1858। जब ब्रिटिश ने ग्वालियर पर जून 1858 पर दोबारा कब्जा किया तो उसका एंड रिवॉल्ट का एंड इसी के साथ हो गया। उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर मार्च ब्रिटिश क्राउन assumed डायरेक्ट कंट्रोल विद डिसोल्यूशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश अब डायरेक्ट हुकूमत करने लगा और ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म किया गया, एंड किया गया, डिमोलिश किया गया। बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश राज मार्किंग ए न्यू फेज ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया। और इसके साथ हिंदुस्तान की तारीख में बरतानी हुकूमत का एक नया चैप्टर शुरू हो गया। प्लेसेस इन्वॉल्वड, जो मैन प्लेसेस इन्वॉल्व हुए रिवॉल्ट 1857 में, उनमें से दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, मेरठ। दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह जफर सेकंड, सेंटर सिग्निफिकेंट सिंबल ऑफ रिबेलियन। यहाँ बहादुर शाह सेकंड का मरकज था। यहाँ ब्रिटिश को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। जो बहादुर शाह सेकंड था वो लास्ट मुगल एम्पायर था एंड ही वॉज डाइड इन 1867। 1867 में वो फौत हो गया। कहाँ पर? रंगून, बर्मा में। रंगून, बर्मा। कब? 1867। रंगून को हम आज कहते हैं यंगून, और बर्मा को हम कहते हैं आज म्यांमार। उस टाइम कहते थे रंगून, बर्मा, आज कहते हैं यंगून, म्यांमार। कानपुर की बात करें, साइट ऑफ ब्रूटल मसक्कर लेड बाय नाना साहेब। यहाँ पर बहुत खून खराबा हुआ था। यहाँ पर नाना साहेब लीड करते थे। लखनऊ विटनेस्ड प्रोलॉन्ग्ड सीज, पाइवोटल बैटल्स ड्यूरिंग अपराइजिंग। लखनऊ की बात करेंगे, यहाँ पर बहुत लड़ाई लड़ी गई। तो यहाँ पर जो लीडर थी वो थी बेगम हजरत महल। कहाँ पर? लखनऊ में। झांसी रानी लक्ष्मीबाई स्ट्रॉन्ग होल्ड फायरस रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी जिसने ब्रिटिश को एक ताकतवर फाइट दी। मेरठ अपराइजिंग बिगेन हेयर अमंग इंडियन सिपाहीज इन 1857, ये हमने पढ़ा। बरेली विटनेस्ड सिग्निफिकेंट अनरेस्ट एंड रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। बरेलवी में कौन था? खान बहादुर खान था जो लीड करता था बरेली में।
इलाहाबाद में कौन था? इलाहाबाद में था मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली। लियाकत अली। ब्रिटिश स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन नॉर्थर्न इंडिया। कौन था इलाहाबाद में? मौलवी लियाकत अली और बरेली में खान बहादुर खान। जो प्लेसेस इन्वॉल्व थे उनमें रानी लक्ष्मीबाई, पर्सनस इन्वॉल्व थे रानी लक्ष्मीबाई। सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ से थी? झांसी थी। ये हमने पढ़ा। नाना साहब था कानपुर अपराइजिंग, सिंबल ऑफ इंडियन डिफेंस। बादशाह सेकंड मुगल एम्पायर, सिंबॉलिक लीडर ऑफ 1857 रिवॉल्ट। लास्ट मुगल एम्पायर था ये। मंगल पाड़े स्पार्कल्ड रिबेलियन विद हिज म्यूटिनी इन बारकपुर। बारकपुर में उसने रिबेलियन शुरू किया किन के खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। तांतिया टोपे सिक्लेड मिलिट्री स्ट्रोजिस्ट लेड रेजिस्टेंस अक्रॉस नॉर्थर्न इंडिया। कंवर सिंह लेड रिवोल्ट इन बिहार, सिंबल ऑफ पीजेंट रेजिस्टेंस। बेगम हजरत महल हमने अभी पढ़ा, लेड अवध रिबेलियन, फाउट अगेंस्ट ब्रिटिश एनेक्सेशन। आखिर पर मेरी यही दुआ है, ऊपर वाला आपको हर हमेशा खुश रखे। उम्मीद कभी नहीं छोड़ना। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, कमेंट भी ज़रूर करना और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करना। थैंक्स। स्टे ब्लेस्ड।